जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से पैरम जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था, मतलब कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी, लगान वसूलने की कौन कौन सी प्रणाली थी, वो हम लोग दोस्तों समझेंगे। हम लोग पूरी कहानी समझेंगे, कहाँ से अंग्रेज भू राजस्व वसूलना शुरू करते हैं, कैसे परिस्थितियाँ होती है कि अंग्रेज को कौन कौन से नियम लाने पड़ते हैं लगान वसूलने के लिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे क्या, तो 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज क्या होता है दोस्तों, प्लासी के युद्ध जीतने के बाद यहाँ से टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि लगान वसूलना यहाँ से दोस्तों शुरू कर देते हैं। जैसा कि बता दिए थे कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। क्या था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, अंग्रेजों का सेनापति था। इसमें सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत जाती है। यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों का जो भारत पर सत्ता स्थापित करने की जो परंपरा होती है, यहीं से दोस्तों शुरू हो जाती है। और यहीं से टैक्स वसूलना दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से टैक्स वसूलना सिर्फ शुरू कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे दोस्तों 1764 में क्या होता है, आपका बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में, तो अंग्रेज और दो तीन शासकों की संयुक्त सेना होती है, उसके बीच में होता है। तीन शासक कौन है आपके, तो अवध के नवाब हो जाएगा खुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और जो मीर कासिम था जो पूर्व में बंगाल का नवाब था उसको, लेकिन उसको गद्दी से दोस्तों हटा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको बक्सर का युद्ध देखने के लिए मिलता है। और अंग्रेजों का सेनापति कौन रहता है यहाँ पर, तो अंग्रेजों का सेनापति यहाँ हेक्टर मून रहता है। तो यहाँ पर क्या, तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है और हेक्टर मूनों की सेना जीत जाती है। यहाँ से क्या दोस्तों, अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, तो मुगल शासक और जो अवध के नवाब है दोस्तों उसके साथ करते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है, 1765 में होता है, रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। दो संधि होता है दोस्तों इलाहाबाद की। प्रथम संधि होता है 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को होता है मुगल शासक के साथ और 16 अगस्त को होता है अवध के नवाब के साथ दोस्तों। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से अंग्रेजों को दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दोस्तों मिल जाती है। मतलब यहाँ से वो दीवानी यहाँ से प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र रूप से यहाँ पर क्या करते हैं, वो टैक्स वसूलना दोस्तों शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, वो जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में दोस्तों क्या होता है, द्वैत शासन लागू किया जाता है। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन है। दो शासन होता है क्या दोस्तों, तो दोहरा शासन, मतलब कि जो शासन संबंधी कार्य थे, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बंगाल में कैसे रखना है, क्या करना है, ये सब कौन देखेगा दोस्तों, तो ये बंगाल के जो नवाब थे वो देखेंगे। और राजस्व मतलब धन संबंधी जितने भी कार्य हो कौन देखेंगे दोस्तों, अंग्रेज देखेंगे। मतलब कितना टैक्स वसूलना है, कितना कर लगाना, ये सब कौन करेंगे, तो अंग्रेज करेंगे दोस्तों। इसी क्या कहते हैं, द्वैत शासन। लेकिन 1772 में क्या हुआ था इसको दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया था, खत्म कर दिया था। क्योंकि 1769 में क्या होता, बंगाल में दोस्तों, बंगाल बिहार जो वहाँ पर बहुत ही गंभीर अकाल आ गया, मतलब कि संकट का समय आ गया था। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या होता है, अकाल से उनको मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके कारण क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये जो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। अब क्या किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बताया कि द्वैत शासन समाप्त कर दिया जब ये गवर्नर बन करके आया बंगाल का, तो द्वैत शासन समाप्त कर दिया। लेकिन द्वैत शासन समाप्त करे तो कुछ तो लाएगा ना, किस क्या लिए, लगान के लिए, क्योंकि अंग्रेज को धन चाहिए। तो धन चाहिए तो ये क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया पंचवर्षीय ठेका, मतलब कि जिसको हम लोग पंचसाला व्यवस्था भी कहते हैं। इससे ये क्या था, तो एक तरह का दोस्तों ये, जिसको हम जमींदारी प्रथा के नाम से जान सकते हैं। तो अंग्रेज के पास जो भी भूमि थी वो क्या करते थे दोस्तों, उसको मतलब ठेका पर देते थे किसी भी जमींदार को या किसी भी व्यक्ति को, कि हाँ आपको हम ये यहाँ की जमींदारी देते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हम यहाँ से इतना वसूलना है। मतलब 5 वर्षों के लिए दे दिया। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ए नाम का प्रांत है, यहाँ से वॉरेन ने क्या किया, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जमींदार को बोल दिया कि आपको यहाँ से 10 रुपया वसूल करना है। अब अगले 5 वर्ष तक आपको हमेशा क्या करना, 10 रुपया देना ही है। इसी क्या कहते हैं, तो पंचवर्षीय ठेका कहते हैं, इसको पंचसाला भी कहते हैं। जो किसने शुरू किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। लेकिन उसके बाद अगला काम क्या करता है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो जो राजकोष रहता है अंग्रेजों का, उसको मुर्शिदाबाद पहले रहता है, तो बाद में क्या करता है, कलकत्ता इसको हस्तांतरित करता है, मतलब कि हस्तांतरित कर देता है। उसके बाद 1777 में जो पंचसाला ठेका था उसको दोस्तों समाप्त कर देता है। उसके स्थान पर क्या लाता है, 1 वर्षीय व्यवस्था लाता है, मतलब कि 1 वर्ष के लिए व्यवस्था वो लाता है। उसके बाद में जब 1786 में दोस्तों
क्या होता है, जब ये आपका वॉरेन हेस्टिंग जाता है, उसके बाद अगला जो बन करके आता है गवर्नर जनरल बंगाल का, वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते ही क्या करता है दोस्तों, जो राजस्व व्यवस्था है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों कैसे उसको स्थिर किया जाए, कैसे आमदनी को बढ़ाया जाए अंग्रेजों की, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले करता है रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करता है। मतलब रेवेन्यू बोर्ड का गठन करता है कब, 1786 में। उसके बाद 1790 में दोस्तों ये लाता है 10 वर्षीय योजना, जो पंचशाला था वहाँ पर देख रहे थे, ये क्या करता है 10 वर्षीय लाता है। मतलब कि किसी भी जमींदार को दे दिया किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का कि आपको यहाँ 10 वर्ष होते, यहाँ इतना इतना क्या करना है, लगान वसूल करके हमको जो अंग्रेजी मतलब कि राजकोष है वहाँ पर आपको जमा करना है। ये 10 वर्षीय योजना था दोस्तों। इसको क्या किया, आगे चलकर 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको अस्थायी कर दिया। क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया। अस्थायी करने के कारण ही दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया, अस्थायी बंदोबस्त पड़ गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों आया बंगाल का गवर्नर बन करके, तो उसने क्या किया, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की और अंग्रेजों की लगान की, मतलब कि जो लगान वसूली की आमदनी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए उसने क्या किया, 1790 में 10 वर्षीय योजना लाया। ये 1795 में क्या हुआ दोस्तों, 3 साल बाद ही इस 10 वर्षीय योजना को दोस्तों अस्थायी कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अस्थायी बंदोबस्त। दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया, इसका जनक कौन है, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस का 1793 में। बहुत सारा प्रश्न बनता है इसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त। अब जानते हैं हम लोग क्या अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो अस्थायी बंदोबस्त को दोस्तों हम लोग जमींदारी प्रथा भी कहते हैं और स्तंभरारी प्रथा भी कहते हैं। स्तंभरारी, अस्थायी बंदोबस्त और का जमींदारी सब क्या है, एक ही है। इसके जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, समझिए यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था। तो अस्थायी बंदोबस्त में लगान किससे लेना है हमको, तो लगान लेना है दोस्तों किसानों से। तो किसानों पर डायरेक्ट थोड़ी अंग्रेज आएंगे लगान वसूलने के लिए। तो अंग्रेज क्या करते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता था कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसको आगे बताएंगे हम। मान लीजिए कि बंगाल का कोई प्रांत है, तो बंगाल का प्रांत कोई है, वहाँ का कोई जमींदार है, उसको क्या किया, वो वहाँ के जमींदारी क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस दे दिया। कहा कि आपको इतना टैक्स यहाँ से वसूलना है। मान लीजिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल दिया कि आपको 50 रुपया क्या करना है, हमको जमा करना। आप यहाँ से कितना भी वसूलिए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 50 रुपया चाहिए। तो यहाँ बीच में बिचौलिया कौन हो गया दोस्तों, जमींदार हो गया। मतलब जमींदार क्या करेंगे, किसान से टैक्स वसूलेंगे और किसको देंगे, तो यहाँ पर अंग्रेज को देंगे। जिससे क्या हो गई थी दोस्तों, यहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि जितना इनको चाहिए था अंग्रेज को, उससे अधिक ये टैक्स वसूलते थे, क्योंकि इनको पता नहीं कि हमको कितना टैक्स भरना है किसानों को। तो ये मनमाना क्या करते, टैक्स दोस्तों वसूलते थे, फसल हो चाहे ना हो, लेकिन इनको टैक्स वसूलना है। यहाँ पर किसानों के पास दोस्तों कुछ नहीं था, ना इनके पास भूमि है ना कुछ ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए कि कभी इनका फसल नहीं हुआ तो वो अपनी भूमि को गिरवी रख के बेच करके क्या करें, टैक्स भरे। दोस्तों पूरी जो शक्ति अंग्रेज ने किसको दे दिया था, जमींदारों को दे दिया था दोस्तों, जमींदारों को दे दिया था, आप जैसे करना आप कीजिए, लेकिन हमको टैक्स चाहिए, अंग्रेज यहाँ पर कर दिया था। यहाँ पर बात करें तो अंग्रेजों का हिस्सा कितना था दोस्तों, तो अंग्रेजों का दोस्तों हिस्सा था 10/11, और जमींदार अपने पास कितना रखते थे, 10। जमींदार अपने पास दोस्तों 1/11, क्योंकि जमींदार दोस्तों फ्री में काम नहीं करेंगे, उनको भी आमदनी चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेज को, मान लीजिए कि अंग्रेज बोला कि हमको 50 रुपया चाहिए, लेकिन ये 50 रुपया से क्या कर रहा है, अधिक वसूली कर रहा है। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना चाहिए था, 60 करना चाहिए था, लेकिन ये इससे भी अधिक दोस्तों क्या कर रहा है, वसूली कर रहा था। जिसके कारण क्या होता है, इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, इनकी किसानों की। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। अब बात करेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू था। तो अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों लागू कहाँ था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बनारस और गाजीपुर में दोस्तों ये लागू था। उसके बाद कहीं जो कर्नाटक का क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक है, वहाँ पर थोड़ा बहुत लागू था। और असम का जो दोस्तों आपका पश्चिमी असम है, वहाँ पर भी दोस्तों कहीं थोड़ा बहुत यहाँ देखने के लिए मिलता है ये व्यवस्था। अगर बात कर ले कुल ब्रिटिश प्रांत का, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं दोस्तों। तो 19% हिस्से पर क्या था, आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दोस्तों क्या था, लागू था। मान लीजिए कि पूरा भारत को हम 100% मानते हैं, तो 19% पे क्या हो गया, 19% भूभाग पर क्या लागू हो गया, अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों। अब कुछ इसके अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं कि अस्थायी बंद से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो हम बता देते थे कि जमीन का मालिक कौन था। जमीन का मालिक दोस्तों अंग्रेज बना थे जमींदार को। जमींदार को बोल दिया था कि आपको यहाँ से टैक्स वसूलना है, एक निश्चित तिथि को भी जमा करना है, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून ही बोलते हैं। आगे बताते हैं आपको। किसानों के पास कोई भूमि नहीं था, क्योंकि पूरी मालिक कौन बन गया था, तो जमींदार बन गया था। किसानों के पास तो भूमि नहीं है, तो ना ही वो क्या कर सकते हैं, भूमि को बेच सकते हैं, और ना ही गिरवी रख सकते, बस उस पर खेती कर सकते हैं, उत्पादन हो चाहे ना हो,
अब मान लीजिए उत्पादन नहीं हो रहा है, अब ये कंडीशन एक आ जाता है कि उत्पादन किसानों को नहीं हो रहा है, लेकिन जमींदार क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे वसूली कर रहे हैं, मतलब कि टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्स देंगे कहाँ से, इनके पास तो भूमि भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इनको उनके ऊपर आता था जिम्मेदारी, क्योंकि अंग्रेज बोल दिया था साफ साफ कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमको टैक्स चाहिए, मतलब फसल हो चाहे ना हो। अब मान लीजिए कि इनके पास कुछ है नहीं, किसानों के पास इनकी खुद की ज़मीन भी नहीं है, तो फसल नहीं भी होगा तो ये टैक्स कहाँ से भरेंगे, मतलब ये लगान कहाँ पर देंगे। अगर मान लीजिए अगर इनके पास ज़मीन अपना होता तो बेच कर भर सकते थे, लेकिन इनके पास तो कुछ नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी कौन लेता था, जमींदार लेता था। कुछ जमींदार होते थे दोस्तों कि जो अपना अपने ही जो भी संपत्ति थी उसको बेच करके जमा करते थे, लेकिन कुछ जमींदार जबरन क्या करते थे, इनके पास जो भी किसानों के पास होता था उसको बेच करके मतलब कि लगान भरने को लिए तो कहते थे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सार्वजनिक स्थान है, मतलब कि जो सार्वजनिक भूमि हो, जैसे तालाब हो गया, चारागाह इत्यादि का जमींदार के अधिकार में था। मतलब कि जब बता दिया कि मालिक जब बना दिया तो भी जो सरकारी स्थान भी होगा क्या होगा, वो जमींदार के अंडर में होगा। अब इसका दोस्तों आधार वर्ष क्या था, 1789 से 90, मतलब कि जो अस्थायी बंदोबस्त था, तो अंग्रेजों ने इसका आधार वर्ष क्या रखा था, तो 1789 से 90। आधार वर्ष का मतलब होता है दोस्तों कि हम 1789 से 90 से पहले हमको मान लीजिए कि 100 रुपये मिल रहा था, तो आपको क्या करना है, 100 रुपये से कम नहीं देना है, मतलब कि 100 रुपये मतलब 100 रुपये से अधिक ही देना है, 100 रुपये से कम नहीं देना। वही क्या होता है दोस्तों, आधार वर्ष होता है। जैसे किसी चीज़ का हम आधार वर्ष देते हैं, मान लीजिए कि आप कभी कभी अपना अनुमान लगाते हैं कि 2015 में इतना कमाते थे और अभी हम इतना कमा रहे हैं, तो तुलना करते हैं, तो वही हो गया दोस्तों आधार वर्ष, क्या हो गया 1789 से 90। आगे बात करते हैं यहाँ से क्या हो गया था, अंग्रेजों की आय दोस्तों निश्चित हो गई थी। मतलब कि अंग्रेज को जब बता दिया कि 50 रुपया देना है तो 50 रुपया देना, इससे कम नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया था, अंग्रेजों की आय निश्चित हो गई थी। उत्पादन का फर्क जमींदार पर होता था। बता दी कि उत्पादन अगर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है तो उसका फर्क किस पर होगा दोस्तों, तो जमींदार पर होगा दोस्तों। 1794 में दोस्तों क्या लगाया था, सूर्यास्त कानून लगाया था, किसके लिए, जमींदारों के लिए। क्यों, क्योंकि बता दिए थे कि अंग्रेज साफ साफ कर दिए थे कि आपको एक निश्चित तिथि के समय, मतलब सूर्यास्त होने के समय क्या करना, आपको टैक्स भरना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जमींदारी क्या होगी, आपके हाथ से चल जाएगी, मतलब कि आपकी जमींदारी को हम किसी और के यहाँ से बेच देंगे दोस्तों। उसके बाद अगर बात कर ले तो ये जमींदारी जो थी दोस्तों वो क्या थी, अनुवांशिक दी गई थी। मतलब कि जमींदार का बेटा अगला क्या करेगा, उसकी जमींदारी मिल जाएगी, स्वतः ही उसको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या था, आपका अस्थायी बंदोबस्त था, जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी। अब क्या था रैयतवाड़ी, उससे क्या थे, किसान दोस्तों त्रस्त हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे। ये थोड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ बीच का बिचौलिया दोस्तों नहीं रहता, लेकिन ये भी जितनी भी लगान के सिस्टम थे अंग्रेजों के, वो भी क्या थे दोस्तों, बहुत ही हानिकारक थे, किसके लिए, किसानों के लिए। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था था दोस्तों। तो रैयत मतलब क्या होता है, किसान होता है। रैयत मतलब क्या होता है, किसान। तो जैसा कि बताएं कि यहाँ बीच का बिचौलिया नहीं है, मतलब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किससे संपर्क कर रहे हैं, किसान से संपर्क कर रहे हैं। मतलब कि डायरेक्ट किसान अंग्रेज को अब टैक्स भर रहे हैं, तो यहाँ बीच का बिचौलिया नहीं है। यहाँ पर टैक्स भरने से क्या हो गया कि इनकी ज़मीन खुद की इनके पास रहेगी, मतलब ये इनके ज़मीन का मालिक कौन है, किसान ही रहेंगे, ना कि जमींदार रहेगा दोस्तों। तो अब इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो 1792 में क्या होता, सर्वप्रथम जो कर्नल रीड थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किंतु 1820 में मद्रास के गवर्नर रहते हैं मुनरो, थॉमस मुनरो, क्या करते हैं दोस्तों, इसका विस्तार करते हैं, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। रैयतवाड़ी का जनक इसको कहा जाता है, मुनरो कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न में आपको दोनों का नाम दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों को टिक कीजिएगा। कभी कभी दिया रहता है रीड एवं मुनरो दिया रहता है आपको इस तरह से, तो याद रखिएगा मुनरो और रीड क्या है, दोनों का संबंध किससे है, तो रैयतवाड़ी से है दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो 1825 में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, इसको बम्बई में किसने लागू किया था, तो एलिफिस्टर ने क्या किया था दोस्तों, इस व्यवस्था को बम्बई में लागू किया था। अब बात करते हैं कि टैक्स की जो दर थी, मतलब इस पर कितना कर देना था, तो 1/2, मतलब कि अगर किसान मान लीजिए कि 100% उपज कर रहे हैं, तो इसका 50% क्या करना है दोस्तों, अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देना है। ये क्या था दोस्तों, इनका टैक्स की जो दर थी। अब बात करते हैं ये कहाँ लागू था, ये लागू कहाँ था, तो दोस्तों ये मद्रास, बम्बई, कर्नाटक, असम का कुछ प्रांतों में दोस्तों क्या है, ये देखने के लिए आपको मिलता है। मतलब पूरे ब्रिटिश भारत की बात कर ले तो वहाँ 51% भूभाग पर दोस्तों आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों देखने के लिए मिलती है दोस्तों। जैसा कि हम देख लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपको हो गया, पूर्वी भारत में हो गया क्या आपका, तो आपका हो गया अस्थाई बंदोबस्त। फिर दक्षिणी भारत समझ लीजिए, ये आपका दक्षिण पश्चिम है वो मद्रास, बम्बई की बात कर ले, कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका रैयतवाड़ी हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब जो मालिक तो कौन हो गया, सर जो भी सरकारी स्थान है उसका मालिक दोस्तों रहेंगे अंग्रेजी रहेंगे।
और इस व्यवस्था में शोषणकर्ता कौन है? तो महाजन और साहूकार। अब ये पॉइंट समझिए कि इसमें शोषणकर्ता कैसे। मान लीजिए कि अब इसकी उपज नहीं हो रही, किसानों में क्या हुई, किसी साल उपज नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अंग्रेज तो मानेंगे नहीं कि हाँ उपज नहीं हुआ, उनको टैक्स से मतलब लगान देना ही है। तो लगान देना है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपनी ज़मीन की जो भी उनके पास जो भी सामान है दोस्तों, उसको गिरवी रखते हैं। किसके पास? महाजन के पास। अब महाजन के पास उसको गिरवी रखे तो आपको पता ही है कि महाजन साहूकार कैसे होते हैं। तो ये क्या है, ये शोषणकर्ता के रूप में क्या करते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों ये इनका प्रमुख नाम आता है दोस्तों। अब आगे आते हैं अगला, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। तो महाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर महाल का मतलब होता है गाँव। महाल का मतलब होता है गांव। यहाँ भी आपको 20 का बिचौलिया देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर कौन मतलब कि टैक्स भरेगा? तो दोस्तों यहाँ पर मुखिया, मतलब मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव में क्या बहुत सारे, मान लीजिए कि 10 घर है, एक गांव में 10 घर है, 10 घर में क्या एक गांव का एक मुखिया बन गया। तो अंग्रेज बोल दिया किसको? ये मुखिया को, कि आपको क्या करना है, एक निश्चित समय में क्या करना है, ये गाँव का आपको टैक्स भरना है, आप यहाँ से वसूली करके हमको दीजिएगा। तो ये टैक्स वसूली करने का काम कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। मुखिया अंग्रेज को उसके राजकोष में दोस्तों जमा करेगा। यही क्या था? आपका महलवाड़ी व्यवस्था था। अब बात है इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। लागू कौन किया, कब हुआ था? तो ये लागू दोस्तों 1822 में हुआ था। 1833 की बात कर ले तो मार्टिन बर्ड का नाम याद रखिएगा। मार्टिन बर्ड ने क्या किया दोस्तों? इसका विस्तार किया था, मतलब इसको फैलाने का काम किसने किया था? तो मार्टिन बर्ड ने किया था। अब बात करें कहाँ लागू था। अब दोस्तों ये लागू था पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ प्रांत है दोस्तों, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों ये लागू था। तो ये ब्रिटिश भारत की बात कर ले तो 30% जो भाग है भारत का, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको? ये महलवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलता है। अगर बात करें भूमि का मालिक कौन है, तो भूमि का दोस्तों मालिक आपका यहाँ पर किसान ही है। क्या है? किसान है, क्योंकि यहाँ 20 के बिचौलिया नहीं है, तो भूमि का मालिक कौन रहेगा? तो किसान ही रहेगा दोस्तों। जैसा कि बताएं कि 19% पे क्या है आपका? 19% पे दोस्तों आपका आ गया अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद 51% पे क्या आ गया आपका? 51% पे आ गया आपका रैयतवाड़ी। और बाकी जो बचा 30% वो क्या हो गया दोस्तों? आपका महलवाड़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आपको हम रिविजन कर देते हैं मैप के थ्रू। देखिए मैप के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा आपको आसानी से समझे। मैप को दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया था? 1793 में। कहाँ पर लागू था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और बता देते थे कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का प्रांत है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या था दोस्तों? ये आपको अस्थाई बंदोबस्त देखने के लिए मिलता है। इसको हम लोग परमानेंट फिस्टन भी बोलते हैं। उसके बाद बात किए थे हम रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी कौन लाया था? थॉमस मुनरो और रिडला दोस्तों लाया था। कहाँ पर ये लागू था? तो बम्बई मद्रास के बारे में बता दिए थे। ये जो दक्षिण वाला भाग है देख लीजिए, बम्बई मद्रास, यहाँ वो कर्नाटक का कुछ भाग और असम के कुछ भाग में दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलता है। ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत भाग पे? 51। ये कितना है? तो 19% भूभाग पर दोस्तों। वहीं देखते हैं महलवाड़ी कौन लाया था दोस्तों? तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड क्या कहते हैं, इसका विस्तार किया था दोस्तों। कहाँ लागू था? तो पंजाब, जो यूपी है, हरियाणा वाला भाग जो दोस्तों, वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है आपको? ये महलवाड़ी व्यवस्था देखने के लिए मिलता है। तो इस मैप को दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो पूरा भारत में क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त। दक्षिण में आते हैं आपका तो बम्बई मद्रास हो गया, और उत्तर में जाते हैं हम तो पंजाब, हरियाणा, और आपका यूपी में दोस्तों ये आपको महलवाड़ी व्यवस्था देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी बातें राजस्व व्यवस्था के समझ में आ गई होगी। अब इसका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको सारी बातें दोस्तों आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, और आसानी से क्वेश्चन को दोस्तों आप बना सकते हैं दोस्तों। बाकी अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा मन लगा कर, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसियाँ बिहार में आ रही है। देखिए आज भी एक वैकेंसी आई है आपका बीपीएससी एएसओ की। 41 सीट कमी है, 41 है, लेकिन दोस्तों है वहाँ पर भी दोस्तों आप थोड़ा सा उस पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसका भी सिलेबस जो बिहार से सीजीएल का है दोस्तों, मतलब बिहार से का उसी तरह का उसका भी आपका सिलेबस है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।